अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? तबीयत ठीक है आप लोगों की? मैच हार गए हम लोग कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का और हम सबको वाकई में बहुत अफसोस है, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन भी है। ये बहुत कम होता है कि हम किसी वर्ल्ड टाइटल का इवेंट में शिकस्त हो जाए हमें और फिर पूरी कौम कह रही हो कि वेल प्लेड पाकिस्तान। ये वाकई में इसकी वजह दो थी सबसे बड़ी। एक, पाकिस्तान टीम एक यूनिट की शक्ल में खेली और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइट करती हुई नजर आई, लड़ती हुई नजर आई। और यही चीज चाहती है कौम। हार जीत तो जहर एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। एंड ऑफ द डे वो दिन ऑस्ट्रेलिया का था। कभी आसिफ छक्के मार के मैच खत्म कर देते हैं तो कभी कोई और खत्म कर देता है, लेकिन हर दफा हमारे ही नहीं लगते, कभी कोई और भी मार के मैच खत्म कर देता है। और कल ऐसे ही मैथ्यू वेड ने किया, विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया ने, और मैच फिनिश कर दिया 17 गेंदों पे 41 रन बना के। पाकिस्तान क्रिकेट किस सिमत में कामजन है? नए चेयरमैन आए हुए हैं, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हमारे सामने है। क्या कुछ टोन करने की जरूरत है, हल्की फुल्की ट्यूनिंग की जरूरत दिखाई देती है? कहाँ पे ये जरूर डिस्कस होना चाहिए। और ऐसे एक्सपर्ट हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कि जो ज्यादा बेहतर तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को समझा सकते हैं, क्योंकि वो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का एक अरसे हिस्सा भी रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब हमारे साथ शो का ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हारून भाई, हार्ड लक, कल का मैच हार गए लेकिन वेल प्लेड पाकिस्तान। हम लड़ते हुए दिखाई दिए, हम एक यूनिट बन के जरूर खेले बड़े अरसे के बाद। इसमें तो कोई शक नहीं। आई थिंक कल का जो मैच था बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच था। जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो टॉप टीमें 4 पहुंची थी उनके दरमियान मुकाबला भी अच्छा होगा। पहला सेमीफाइनल हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का देखा, उसमें बड़े कांटे का मुकाबला हुआ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का भी मुकाबला बहुत जबरदस्त हुआ और बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। यहाँ तक कि 17 ओवर्स तक दोनों टीमें एक ही जगह पे खड़ी थी। बस एक ओवर ने सारा का सारा पांसा पलट दिया। और नॉर्मली ये T20 क्रिकेट में एक अच्छा ओवर आपको या मैच से जिता देता है या आपको मैच हरवा देता है। अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा पूरा अगर समराइज करूं तो अगर पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था 19वां ओवर, जिसमें कमिंस ने सिर्फ 3 रन दिए, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पाकिस्तान ने भी 15 रन भी बनाए, 21 रन भी बनाए। 17 ओवर में अगर हम पीछे चलते हैं, 17 ओवर में 21 रन बने, 18वें ओवर में जो है वो 13 रन बने। फिर उसके बाद आखिर के जो 20वां ओवर था उसमें भी तकरीबन 15 रन बने। वेयरएज अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली उन तीनों ओवर्स में, एक में 15 फिर 22 और आखिरी ओवर में 22 रन जब किए तो मैच जो था वो आपके हाथ से निकल गया। वेयरएज वो भी 19वां ओवर था, तो ऑस्ट्रेलिया ने तो एक ओवर पहले जो है वो हदफ पूरा कर लिया। सो मेरे अपने नजदीक एक बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ और इसमें नर्व्स का खेल था। आखिर वक्त में ऑस्ट्रेलिया के नर्व्स जो थे वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आए। उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए इन दोनों ने, खासतौर पर स्टोइनिस और वेड ने, जबकि नहीं लग रहा था कि ये मैच जीत सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान का एस बॉलर भी बाकी था। जिस तरीके से स्टार्क को फखर जमान ने जिस तरह हिटें लगाई, आई थिंक उसी तरीके से हमारे मेन बॉलर को शाहीन को 22 रन लेके मैच जो है खत्म कर दिया वेड। अब पाकिस्तान टीम वेरी वेल प्लेड। रिजवान, वेरी वेल डन। आप बीमार थे, बीमारी के बाद उठकर आए और आपने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के लिए। लेकिन हारून भाई, आप और मैं, हम मकसद है कि लोग कहेंगे कि अभी मैच हार गए तो बात शुरू कर दी, लेकिन हम वो हैं कि जो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी ये बात करते रहे थे और बिफोर वर्ल्ड कप तो हमने बहुत बात की थी कि जिसका जो नंबर है वो उस नंबर पे आके बैटिंग करे। अरुण भाई, अगर हम दुनिया की दीगर टीमों के मुकाबले में अपने पावर प्लेज देखते हैं तो कल हमने सबसे अच्छा पावर प्ले खेला था, जिसमें हमने 47 रन स्कोर किए थे। जबकि हमने इवन के स्कॉटलैंड और नमीबिया के खिलाफ जो हमने पावर प्ले खेले थे, हमने विकेट नहीं गंवाई थी, लेकिन हमने 40 रन भी नहीं बनाए थे। तो ये एक, अगर स्टार्ट से बात कर लेते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा कि हम ट्यूनिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये एक्सपेक्ट एक ऐसा है कि जिसपे नजरसानी करने की बहुत जरूरत है। नहीं, इसमें नसीम एक जो सबसे बड़ा फर्क था ना, जैसे कि आपको याद होगा कल जब हम मैच से पहले डिस्कस कर रहे थे तो हमने जिक्र किया था जिसमें कहा था कि पिचेस ज्यादा बेहतर होगी एज कंपेयर टू पूल मैचेस से।
आप पूल मैचेस में देखेंगे तमाम टीमों ने ही स्ट्रगल किया है फर्स्ट पावर प्ले में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ने किया, बिकॉज वो पिचेस इतनी अच्छी नहीं थी। जो टॉस जीत जाता था उसको बड़ा मतलब एडवांटेज हो जाता था कि गेंद स्पिन होना शुरू हो जाता था, नया बॉल भी स्पिन होता था, गेंद फंस के आ रहा था, तो स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल थी। लेकिन अगर आप इन दोनों सेमीफाइनल्स में देखोगे तो कल तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ जो पिच बनी हुई थी। बहुत जबरदस्त ये T20 की पिच थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा ग्रास वगैरह होगा इसमें, लेकिन घास मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से प्योर बैटिंग विकेट थी। और ऑस्ट्रेलिया ने जो मेरे अपने नजदीक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी स्ट्रेटेजी होती थी पीछे बॉल करने की, उन्होंने बॉल की और वो पाकिस्तान के लिए एडवांटेजेस साबित हुए। और इन्होंने जिस तरह बाबर आजम ने और रिजवान ने फिर जब छक्के भी मारे और चौके भी मारे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग रिजवान को भी एक बॉल हेलमेट में लगा जो एक शॉर्ट बॉल था, तो उन्होंने ज्यादा शॉर्ट बॉल्स पे इन्हिसार नहीं किया, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। पाकिस्तान ने अगर 47 रन किए तो ऑस्ट्रेलिया ने भी तकरीबन 51 या 53 रन किए फर्स्ट 5 ओवर 6 ओवर में। सो मोर और लेस दोनों टीमें बराबर की थी। अगर आप अगर पूरा उसका अच्छी तरह वो करेंगे तो 10 ओवर में 71 रन पाकिस्तान ने बनाए, 10 ओवर में 83 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। इसी तरह जब उनके 150 रन हुए तो 17.4 ओवर में हुए, 150 रन पाकिस्तान के भी 17.4 ओवर में हुए। सो मैच बिल्कुल बराबर का चल रहा था, सिर्फ एक ओवर की वजह से सारे का सारा पांसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया। और मैं ये फील करता हूं कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम सब इसलिए मुतमईन थे कि शाहीन शाह का ओवर बाकी है, इसके बाद हारिस रऊफ ने आगे आखिरी ओवर करना है और ये बहुत जरा मुश्किल से ये रन बनाने देते हैं। लेकिन आई थिंक मैं तो वेट की बहुत ज्यादा इस मामले में तारीफ करूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से इम्प्रोवाइज किया और मुसलसल बड़ी अच्छी जल्दी लाइन को पिक करते हुए अपनी जगह पे आगे उन्होंने जो 3 छक्के लगा दिए, उसकी वजह से मैच ही हमारे हाथ से निकल गया। यहाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि देखें, अगर आप इस पूरे एनालिसिस में देखते हैं तो दोनों तरफ के फास्ट बॉलर्स पिटे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पिटे, दोनों तरफ 10 से ज्यादा रन की औसत के से ज्यादा रन किए फास्ट बॉलर्स ने। वेयर एज सरप्राइजिंगली अगर आप देखेंगे कि दोनों तरफ के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर मैक्सवेल को जिन्होंने पार्ट टाइम बॉलर थे, 3 ओवर में उन्होंने हार्डली 23 या 24 रन दिए, और इसी तरह 4 ओवर में जैम्पा ने 22 या 23 रन दिए। अगर इसी तरह देखें शादाब ने 4 ओवर में 4 आउट भी किए। और हमारा इमाद वसीम जो सबसे बेहतरीन स्पिनर है, वो 1 ओवर पूरा नहीं किया, यानी उसे 3 ओवर्स की। सो यहाँ आके थोड़ा सा मैं फील करता हूँ कि बहुत ज्यादा निसार फास्ट बॉलिंग पे किया। लेकिन अब हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं चाहता कि वो किसी को भी क्रिटिसाइज करें, बट मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर इमाद वसीम को वार्नर ने 1 ओवर में अगर मार दिया था तो उसके बाद तो वार्नर आउट हो गया था ना। तो जब दोनों राइट हैंडेड जब बैट्समैन सामने आ जाते हैं तो फिर तो आपका की बॉलर जो है वो इमाद वसीम होता है, और वो जो है वो रन भी नहीं देता और आउट भी कर सकता है। और हमेशा स्पिनर्स को जब बैट्समैन हिट आउट करता है ना तो उसको बनाना पड़ता है। वेयर एज जब फास्ट बॉलर को आप हिट आउट करते हैं ना, आप सिर्फ टाइम करते हैं। आप देखें ना, वेड ने क्या किया, उसने सिर्फ अपना बल्ला मिलाया ना, पेस जो है वो छक्के पे ले गई बॉलों को। वेयर एज अगर आप स्पिनर को जब हिट मारते हैं, देखिए रिजवान ने भी जब हिट मारने की कोशिश की थी पहले दूसरे ओवर में, जिसमें वार्नर उसका कैच नहीं ले सके मैक्सवेल को, सो उनको मारना पड़ा था ना, निकल के उन्होंने मारा, टॉप एज हुआ और वो करीब पहुंच गए थे, हाथ भी उनका लग गया, लेकिन यह कि वो कैच नहीं कर सके। सो एक तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा 1 ओवर जो इमाद को नहीं मिला, और मेरा ख्याल हफीज को भी अगर 1 ओवर में 13 रन पड़ गए थे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे बॉलर नहीं है, वो आपको आउट करने वाले बॉलर से वो आउट कर देते थे। आपके एक स्पिनर ने 4 आउट करके दिए, अगर आप दूसरे स्पिनर को भी पूरा ओवर 1 ओवर दे देते जिस वक्त उन्होंने हिट मारनी थी, तो यू नेवर नो, एक आध अगर मिस हिट होती या वो बोल्ड हो जाते या हवा में गेंद ऊपर जाती और कैच हो जाते। ये दूसरी जो एक चीज मुझे नजर आई, दोनों तरफ की फील्डिंग का मयार इतना अच्छा नहीं था जो हम अब तक देखते आए। दोनों ने बहुत ज्यादा लैप्सेस हुए। हसन अली का बड़ा क्रूशियल कैच जो है मिस हुआ। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें, स्मिथ ने बहुत इजी कैच छोड़ा, इसके बाद वार्नर जब पहुंच गए थे उन्होंने इजी कैच छोड़ा। दोनों तरफ से रनआउट के चांसेस मिस हुए। सो फील्डिंग का कहीं ना कहीं आप जरूर इसमें एक रोल देखते हैं, जिसमें दोनों टीमें जो है वो फील्डिंग के लैप्सेस की वजह से भी मैच को इतना क्लोज ले गई। वरना अगर वो फील्डिंग लैप्सेस ना तो प्रॉब्ली पाकिस्तान 150 रन से ज्यादा ना करता, अगर हम ओवरऑल अगर देखें सिचुएशन को। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि 176 रन मेरे अपने नजदीक, मैंने जब कल बात कर रहे थे 190 के करीब मेरे जहन में आ रहा था जो पिच को देखने के बाद मैं अंदाजा लगा रहा था, लेकिन वो नहीं हुए। पाकिस्तान ने हालांकि बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन मेरे अपने नजदीक
बड़ा जबरदस्त मैच था। हमें जीतने वाली टीम को मुबारकबाद देनी चाहिए और पाकिस्तान को भी, इसलिए कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त फाइट किया, क्योंकि पहले बैटिंग करके 176 रन करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। देखो हारून भाई, हम तो तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेली। हम बात ये कर रहे हैं कि जाहिर है उस वक्त वर्ल्ड टाइटल चल रहा था, फिर भी हम मुख्तलिफ सजेशन दे दिया करते थे, जब टीम जीत रही थी फिर भी दे रहे थे। लेकिन अब आपके सजेशन जाने चाहिए, जैसे आपने मुख्तलिफ चीजों का हवाला दिया। बाबर आजम पे कल पहली मरतबा प्रेशर आया था। जाहिर है पहली मरतबा किसी आईसीसी के नॉकआउट मरहले में वो क़यादत कर रहे थे, और एक जगह पे बैठे हुए थे लोग, बात कर रहे थे कि जहाँ पे हसन अली थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल जरा शेक हुआ था, वहां पे हम सब बैठे हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप अटैक कर जाओ, हारिस रऊफ से ओवर करवाओ, क्योंकि वहां हसन रन्स भी दे गए और जो वेट का कॉन्फिडेंस लेवल बहाल कर गए। वहां पे स्लो ओवर वन कर रहे थे, जगह पे नहीं कर रहे थे। तो वो जो एक देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आप उसी सूरत में जीत सकते हैं जब आप खुद भी अटैक करेंगे। आपने अटैक छोड़ा, उन्होंने मैच पे कंट्रोल हासिल किया, वो ऐसी टीम है। और वही वो एक ऐसा पोर्शन था कि जहां मैच ग्रिप किया हुआ था, और शायद थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए बाबर कि हसन का ओवर निकलवा दूं, ये मुश्किल है, बाकी वो दोनों संभाल लेंगे। फिर संभालने का मौका ही नहीं मिला अरुण भाई। ये आप देखिए, ये एक आर्गुमेंट मैं मान लेता हूं कि ये चीज है, लेकिन अगर मैं आपको ओवर, अगर दोनों के मैं रन्स को लेता हुआ चलूं, अगर दोनों तरफ के मैं रन्स को रखूं तो ऑस्ट्रेलिया का 13 ओवर, 14 ओवर, 15 ओवर, 16 ओवर, 17 ओवर, पाकिस्तान के भी इसी तरतीब से ओवर्स, और दोनों के अगर आप रन्स मिलाएंगे ना, दोनों बैटिंग साइड ने तकरीबन एक जैसे ही रन्स किए हैं। उनकी तरफ से भी तो उनका मेन बॉलर हेजलवुड जो है वो पिट रहा था, उनकी तरफ से भी जो है कमिंस जो है वो सिवाय एक ओवर के बाकी ओवर्स में पिटे। तो आई थिंक मुकाबला तो उसकी रीजन ये हुई, देखें आपने अभी ये जिक्र किया हसन अली का कि उसने स्लो डिलीवरीज की। आपको तो पता है कि स्लो डिलीवरीज पे ही तो पीछे वो आउट करता रहा है। फर्क क्या था कि पिछली वाली जो पिचेस थी उसमें बॉल ग्रिप कर रहा था, गेंद ऊंचा आता था, रुक के आता था। तो जब आप स्ट्रोक खेलते थे तो स्लो डिलीवरी पे आपके स्ट्रोक सही नहीं लगते थे। ये ट्रू बैटिंग पिच थी, आपकी स्लो डिलीवरी जो है ना उसमें बॉल फंसा नहीं, स्पिन नहीं हुआ, ना रुक के आया, तो इसलिए उनके बल्लों पे आ गई। तो इससे हमारी तरफ से भी अगर आप देखेंगे जब बैटिंग कर रहे थे तो उनके भी बॉलर ने स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल किया, फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन हमारे बैट्समैन ने उनको भी छक्के लगाए। अगर आप देखें जो फखर जमान ने कई ऐसी स्लो डिलीवरीज के ऊपर छक्के लगाए, उन्होंने तो इतनी तेज गेंदों के ऊपर भी लेंथ के ऊपर से उन्होंने छक्के मार दिए। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की कल बैटिंग डिस्प्ले था दोनों की तरफ से। हाँ, मैं ये फील करता हूं कि जो मेरे अपने नजदीक जो प्रॉब्लम्स आई, जिसमें जब आसिफ अली को प्रमोट किया गया, देखिए ना 4 छक्के आपने पीछे मारे हुए हैं और आप आते ही पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश में आप आउट होते हैं। सो दिस इज वेयर जहां पर चौका या छक्का लगना चाहिए था, वहां एक एक रन लेके वो फखर को देना चाह रहे थे, जो कि ऐसा नहीं होता। आप देखें ना वेड, और जब वो खेल रहे थे स्टॉइनिस, तो ये नहीं हो रहा था कि वेड जो है वो स्टॉइनिस को मौका दे रहा था या स्टॉइनिस जो है वो वेड को मौका दे रहा था। उनको मौका मिल रहा था, वो हर बॉल के ऊपर वो रन, चौका या छक्का लगाने की कोशिश। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कोई सिंगल देने की कोशिश करके दूसरे को बैटिंग करने की दावत दी, ये नहीं कहा कि आप संभाले, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारी हफीज तो खैर एक बॉल के लिए आए, लेकिन शुएब मलिक, जो इसके आसिफ, डॉट बॉल्स हो गई ना। वेयरएज अगर वहां पर हिटें लगती तो आपके रन्स 15 से 20 रन और ऐड होते और वो प्रेशर जो है और ज्यादा उनके ऊपर पड़ता। लेकिन आई थिंक ये तो ऑब्वियसली हम बाद में इसको एनालाइज कर रहे हैं तो मैं फील हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिच इतनी अच्छी थी, वहां चाहे कोई भी, मेरे अपने नजदीक वहां अगर कोई बचता था तो स्पिनर बचता था। अगर स्पिनर आके बॉलिंग करता, मे भी आपको एक चांस होता कि कोई गेंद टॉप एज हो जाती, या राइट हैंडेड बैट्समैन थे, बल्कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, आपके पास ऑप्शन हफीज का भी था। हफीज भी गेंद अगर बाहर बॉल करके थोड़ा स्पिन करते होंगे, जब आम बॉल अंदर आती है लेफ्ट हैंडेड के लिए तो मुश्किल हो जाती है। और आपको तो हमेशा से पता है कि ऑस्ट्रेलियंस पेस बॉलर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, बल्कि स्पिनर्स को उनको प्रॉब्लम होती है। हम भाई इस इवेंट के चले पहले बात करते हैं कि अच्छे साइन क्या थे जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे फायदेमंद दिखाई देते हैं। मुझे जो लगा, बाबर आजम ने खुद को एक अच्छा लीडर भी साबित किया। बाबर आजम ने बहैसियत लीडर खुद परफॉर्म करके दिखा रहे हैं मुसलसल, उन्होंने कप्तानी का प्रेशर नहीं लिया। नंबर 2, टीम लड़ती हुई दिखाई दी।
नंबर के एक जेल हुई हुई थी टीम और एक यूनिट बनकर खेली, जो मुझे अच्छे साइन लगे। बाकी परफॉर्मेंस से हट के अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसको और किस तरह आगे बढ़ाएंगे बात को? देखिए, मैं अभी ये फील करता हूँ कि अभी भी बहुत ही प्रीमेच्योर है बहुत सारी बातें करना। इसका रीजन ये है कि आप देखें कि ये वाहिद वर्ल्ड कप के ही मैचेस अगर आप निकालें तो उसमें आप 2 मैचेस न्यूजीलैंड और इंडिया के ही सख्त कहेंगे ना। वही 2 मैचेस ऐसे थे जो पाकिस्तान ने जीते। अकेले स्कॉटलैंड हो गया, अफगानिस्तान हो गया या नमीबिया हो गया। उसकी सर, परफॉर्मेंस को अगर अफगानिस्तान देखते हुए वाला आप मैच ये नहीं कहेंगे पता था। अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाला मैच वाला देखिए मैच नहीं इसलिए पता कि था। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि वो इतनी ज्यादा मजबूत टीम इस सेंस में नहीं थी कि इनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से मैं ये कहूं कि वो हार गई, इसलिए मैं ये कहता हूं। लेकिन जब टफ टीम्स आपकी बेसिकली 3 आपके टफ मुकाबले आए थे जिसमें न्यूजीलैंड और इंडिया को आपने बीट किया, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए तो आप हार गए। तो इसलिए आइंदा भी जब आपकी टफ टीम के साथ मुकाबला होगा तब इस चीज का फैसला किया जाएगा। अब जो मेरे नजदीक जो वे फॉरवर्ड नजर आता है मुझे, क्या शोएब मलिक की जगह बनती है, क्या हफीज की जगह बनती है, क्योंकि इसके फौरन बाद आपके 1 साल के बाद दोबारा वर्ल्ड कप आ रहा है। सो क्या आप समझते हैं कि हफीज और शोएब जो है वो वहां तक जाएंगे? क्या आप हमें हैदर अली या इस तरह के जो दूसरे बैट्समैन हैं उनको हमें मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और मैं तो समझता हूं देना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। ये नहीं कि अगर वो 2 मैचेस में फेल हो गए, 3 मैचेस में फेल हो गए, 4 में फेल हो गए तो आपने उनको बाहर कर दिया, क्योंकि अब आपने उनको बनाना है। जिस तरीके से आप देखेंगे, आप मुसलसल कह रहे थे कि आपने फखर जमान को टीम में क्यों नहीं रखा, आपने उसको ओपन क्यों नहीं करवाया। इसी तरह शोएब मलिक को इसलिए कि इस वर्ल्ड कप के लिए शोएब मलिक की जरूरत थी, हफीज की आपको जरूरत थी। अब आपने जो भी सर्किट में आपके पास यंग लड़के मौजूद हैं जो आपसे आज से 4 से 5 साल, 6 साल, 8 साल आपको दे सकते हैं, इस पर पूरी तवज्जो जो है वो उनकी तरफ हो जानी चाहिए। और उस ग्रुप को, जैसे अभी पाकिस्तान ए टीम गई हुई है श्रीलंका, ऐसे तमाम यंग लॉट को इस तरह के ए टीम के टूर करा के उनको तैयार किया जाए, और जैसे ही वो देखें इस काबिल हो जाएंगे उनको सीनियर टीम में डाल सकते हैं तो उनको डाल के उनको मुसलसल खिलाया जाए। देखिए, अभी अगर हम यही सोचेंगे कि हम एक्सपीरियंस पे काम करते रहेंगे, एक्सपीरियंस पे काम करते रहेंगे, नहीं। अब उन्होंने जो अपने रोल प्ले करने थे मेरे अपने नजदीक उन्होंने प्ले कर लिए। मैं तो ठीक है, वो खुद नहीं छोड़ना चाहता, यहाँ तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता पाकिस्तान। सो मेरे अपने नजदीक ये है कि वे फॉरवर्ड तो ये है कि आप नए लड़कों को तलाश करें, उनको ग्रूम करें और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसके मैार के मुताबिक उनको तैयार करें। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये चीज है कि हम आपके एक सजेशन बड़ी अच्छी आ गई कि फ्यूचर प्लानिंग में हमारी टीम को अब नई कमक की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि अगले साल आपने फिर वर्ल्ड T20 खेलना है, कोई गारंटी नहीं है। हफीज अभी बांग्लादेश के टूर से दस्तबरदार हो गए, शोएब मलिक 40+ पे आ चुके हैं, वो किस फिटनेस के साथ होंगे, किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे अगले, अभी 1 साल बाकी है अगले वर्ल्ड T20 में। तो जो भी डिसीजन है इस सिलसिले में ले लिया जाए, या फिर शोएब और हफीज को आप कंटिन्यू टीम में रखें, ताकि आपको पता चल जाए कि अब इनकी परफॉर्मेंस का लेवल आगे क्या है, और एज सून एज पॉसिबल आप अपने फ्यूचर की तैयारी को करें। हर में आपका एक पॉइंट ही आ गया। और भाई दूसरा पॉइंट आपने अक्सर बात की, आपने ओपनर्स की बात की हमेशा कि ओपनिंग स्लॉट पे जेन्युइन ओपनर होना चाहिए। अगर कल की पिच की आप बात कर रहे हैं, देखिए हम पहले बैटिंग कर रहे थे, हमें टारगेट सेट करके देना था, शुरू में सेव करना था खुद को और आगे हमने टारगेट देना था। हम 47 रन स्कोर करते हैं अपने पावर प्ले में, आउट कोई नहीं होता। फिर 10वें ओवर में हमारा 10 ओवर में जाके आउट होता है बाबर आजम, हमारे बोर्ड पे नजर आते हैं 70 रन। तो कहने का मकसद ये इस पिच के ऊपर कि जहां पर आपने कल भी बात की थी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने बात की थी कि अगर आप फखर को भी ऊपर बैटिंग करा सकते हैं, और फखर यहाँ पे बैटिंग करते, और अगर वो जिस तरीके की कल फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, पाकिस्तान 200+ करता, अरुण भाई इससे नीचे नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा फर्क पावर हिटिंग का और पावर प्ले को यूज करने का हमारे पास आ जाता है। आपकी सजेशन चाहूंगा इस सिलसिले में फ्यूचर के हवाले से कि बाबर 3 नंबर पे बैटिंग करे और अपने आप को प्रॉपर लेकर चले जैसे वो चलते हैं, तो क्या इसमें बुराई है? देखिए, मैं इसलिए हम क्यों ये चीज कह रहे थे कि क्योंकि देखें, जो 2 फील्डर्स बाहर होते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स में, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल आपके पास फखर जमान की सूरत में एक प्लेयर मौजूद है। आपके पास फॉर इंस्टेंस मैं समझता हूँ कि रिजवान ने अपने आप को मनवाया है कि उसने बहुत इंप्रूव किया और वो आगे अच्छी हिटिंग भी करते हैं। कल बाबर ने प्रॉब्ली रिजवान की जगह ली हुई थी और वो कोशिश कर रहे थे कि हिटे मार के रन बनाए, क्योंकि
एक तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको फर्स्ट 6 ओवर में 50-60 रन अगर बोर्ड पे लगते हैं, तो नीचे आकर अगर आप 7 से 8 रन पे भी रन स्कोर करते हैं बाबर, तब भी जाके आप 200 पे फिनिश करते हैं। सो आपको फॉर्म चाहिए फर्स्ट 6 ओवर्स में, ताकि आप नीचे से आगे, क्योंकि जब फील्ड खुल जाती है तो उस वक्त बाबर जो है ना वो ज्यादा खतरनाक बैट्समैन है कि बजाय इसके कि वो दायरे के अंदर, क्योंकि वो उसको रन्स बनाने भी आते हैं, सिंगल को डबल करना, डबल को 3 और उसके बीच में चौका भी मार देता है, छक्का भी मार देता है। और वो आखिर के जो 14 से 12 ओवर्स में अगर उसकी बैटिंग आती है, टीम को आखिर वक्त तक लेके जा सकता है। अब होता क्या है, आप देखें ना, कल भी तो 10 ओवर खेलने के बाद बाबर आजम आउट होकर चले गए ना, वेयर उसको 20 ओवर तक जाना चाहिए था ना। अगर आपने कल 7 रन के एवरेज से अगर आप लेके गए, तो आपको 20 ओवर पे जाते तो आगे 8 या 9 ओवर पे जाते तो 180-190 रन बनते। तो जब आउट हुए तो नीचे वालों ने आगे कोशिश की कि उसको एक्सेलरेट करें। फखर जमान कर ले बहुत अच्छी बैटिंग की। सो आपको इस ऑर्डर को भी बेहतर करना होगा। अगर आप फील करते हैं कि आसिफ अली मे बी आप 4 नंबर पे उसको सोच सकते हैं, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि हफीज की जगह अब आसिफ को ट्राई करें और ट्रेन करें कि देखें तुम्हें जितने भी 10 से 12 ओवर या 8 ओवर मिलते हैं, तो आपने हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मारना। आप में एबिलिटी है, आप छक्के चौके के लिए भी जाओ और उसके साथ साथ सिंगल डबल करना भी सीखो, ताकि आप पाकिस्तान के लिए फायदा दो। देन अगर आप समझते हैं कि इफ्तिखार अहमद में थोड़ी सी क्रिकेट बाकी है शॉर्टर वर्जन की, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके पास तो बड़े जबरदस्त पावर हिटर्स आपको नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता? ऑस्ट्रेलिया के पास सारे के सारे पावर हिटर्स थे। चाहे आप स्टोइनिस को ले लें, चाहे आप वेड को ले लें, चाहे आप मिचेल मार्श को ले लें, चाहे आप फिंच को ले लें, चाहे आप वार्नर को ले लें, स्वाय स्मिथ के बाकी जितने भी उनके बैट्समैन थे वो सारे के सारे पावर हिटर्स थे। सो आप भी क्यों नहीं, हैदर अली, आसिफ अली, इफ्तिखार, फखर जमान, रिजवान, सो ये वो प्लेयर्स आपके पास है। नीचे इमाद, फिर उसके बाद आपका शादाब। सो यू हैव अ न्यूक्लियस ऑफ T20 फॉर्मेट। आई थिंक अब आपको सीनियर का जो आपका वो जो सीगा आपके जहन में है, आई थिंक उसको अब साइड पे करना पड़ेगा। और आई थिंक हमें मीडिया को भी थोड़ा सा, मैं ये फील करता हूँ कि रियलाइज करना होगा कि जैसे हम शुएब को या हफीज को निकालते हैं, मीडिया खड़ा हो जाता है इनको क्यों निकाला, एक्सपीरियंस की जरूरत है, सीनियर प्लेयर की जरूरत है। नहीं, अब आपने फ्यूचर देखना है यार। 42 ईयर्स हफीज अब कितना और आपको क्रिकेट देगा यार? 2 से 3 मतलब 3 सीरीज खेल लेगा, दैट्स इट। शुएब और कितना देगा? ठीक है, मैं मानता हूँ वो फिट है, बट डू यू थिंक ही हैज अ फ्यूचर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? नो, आई डोंट थिंक सो। सो मेरे अपने नजदीक, मैंने आपको जो न्यूक्लियस बताया, इनके ऊपर काम करने की जरूरत है, इनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। बाबर को भी अभी इस चीज को एहसास कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कहते हुए मैं लेके आया उसको, मैं उसको लेके आया, मैंने कहा शुएब मलिक को मुझे चाहिए, मैंने कहा इसको चाहिए। ठीक है, वो आपको इस वर्ल्ड कप के लिए चाहिए था, अब आपने तैयारी करनी है अगले वर्ल्ड कप। सो उसके लिए आप अभी से तैयारियां करें, और जितनी भी आगे सीरीज आ रही हैं, ये कॉम्बिनेशन आप बनाएं। नंबर 3 पे आप अगर समझते हैं बाबर आता है तो बिल्कुल आए। 4 पे अगर आप समझते हैं कि अगर आपने ट्रेन करना है हैदर अली को, या आप समझते हैं कि हैदर अली को आप ओपन लेके जा सकते हैं फखर जमान के साथ, व्हाई नॉट? और आप रिजवान नीचे आके पिंच हिटर का रोल प्ले कर सकता है, जैसे वेड ने किया। सो मेरे अपने नजदीक ये थिंक टैंक को सोचने की जरूरत है, और बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर जोर देना होगा। बिल्कुल सही, यानी कि आप ओपनिंग पे जेन्युइन लोगों को देखना चाहते हैं कि जो पावर प्ले का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। असल टारगेट ये है कि 6 ओवर को हमने कैसे यूज किया, बाकी संभालने के लिए तो अब बड़ी हमने देखा कि माशाल्लाह जबरदस्त क्रिकेट खेली है हमारे बाबर ने, और हैट्स ऑफ टू रिजवान के बीमारी के बाद भी आके उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की, बहादुरी के साथ पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरे, और भाई कमाल है ये, बहुत जबरदस्त। आई थिंक जितनी भी इनकी तारीफ की जाए, इवन मुझे पता है कि शुएब मलिक भी बीमार थे, बल्कि ये तो हॉस्पिटल रह के आए हैं रिजवान, और जिस तरीके से आगे उन्होंने हिम्मत दिखाई है। देखिए ऐसे मौकों पर फिर जज्बा निकल के आता है ना, आपको अपने मुल्क के लिए खेलना है, आपको पता है कि टीम को आपकी जरूरत है, तो फिर आप सारी चीजें भुला देते हैं। फिर टूटी हुई उंगली भी हो और कोई भी अगर आपको ऐसी इंजरी हो, तो आप उसको भूल के अपने मुल्क के लिए खेलने की कोशिश करते हैं, और वो कॉन्ट्रीब्यूट उसने बहुत जबरदस्त किया। बड़ी अच्छी बैटिंग की रिजवान ने, और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कीपिंग बहुत अच्छी हुई। ओवरऑल पूरी टीम का भी मुझे जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई, बहुत जबरदस्त, एक ऐसा यूनिट नजर आ रहा था जो फाइट करता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि इस किस्म का मैच खेल के अगर आप हार जाए ना, तो किसी को इतना अफसोस नहीं होता। छोटे मोटे एरर किससे नहीं होते, हर एक से हो जाते हैं। क्या आपके ख्याल में यही बातें हम अगर ऑस्ट्रेलिया हार रही होती, अगर हार गई होती, तो हम ये बात करते कि फिंच ने फलाने को बॉलिंग क्यों नहीं दी, फलाने को बॉलिंग क्यों नहीं दी? सो ये जब एक्सक्यूजेस निकलते हैं ना बाद में, तो नॉर्मली
हार की सूरत में निकलते हैं, जीत की सूरत में वो गलतियां, वो सारी चीजें छुप जाती। बिल्कुल सही बात है हरुण भाई। फाइनल पे तो हम अब संडे के अपने प्रोग्राम में ही बात करेंगे कि फाइनल में क्या कुछ हुआ, लेकिन जाते जाते एक बात को जरा कर जाएं कि ये जो हसन अली को विलन बनाया हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, ये हमारा मैच विनर है, कैच भी ड्रॉप होता है, एक इवेंट खराब हो जाता है, तो जरा थोड़ा सा आपका पैगाम चला जाए। नहीं, मेरे अपने नजदीक ये बहुत ज्यादती है। हसन अली हमारा बहुत ही जबरदस्त फाइटर है। मैं तो उसको फ्यूचर का कैप्टन भी देख रहा हूँ किसी ना किसी एक आध फॉर्मेट में, अगर वो अपने आप को फिट रखता है, क्योंकि जिस किस्म का कॉन्फिडेंस उसमें मुझे नजर आता है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है। देखिए, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका दिन बुरा नहीं होते। आप मुझे बताएं, अगर ये मैच अगर ऑस्ट्रेलिया हार गई होती तो क्या आप समझते हैं कि स्टार्क को इसी तरह बातें कर रहे होते? क्या वो जो हेजलवुड को इस तरह की बातें कर रहे होते, या वो कमिंस के मुतालिक ये बातें कर रहे होते? नो, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, आपकी टीम को मैचेस जिताए हुए हैं। सो मेरी तो उनसे यही रिक्वेस्ट होगी, जो भी सोशल मीडिया में, जो भी इंटरनेट पे मैं देख रहा हूँ, आई थिंक आपको अपने स्टार्स की अगर एक आध बुरी परफॉर्मेंस के साथ उनकी वो जो उन्होंने नंबर ऑफ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी होती हैं, आप उसको नहीं भूलना चाहिए आप। सो मेरे अपने नजदीक ये बड़ी है हसन के साथ। हसन आपका एसेट है, और इंशाल्लाह आगे जाके आप देखिएगा कि वो आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी फतुहात में इन फ्यूचर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक अच्छा पैगाम चला गया हसन अली के हवाले से जो जाना बहुत ही जरूरी था। तो फिर क्रिकेट हंगामा में इतना ही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक है हार गई सेमीफाइनल, लेकिन हमारी टीम लड़कर खेली, हमारी टीम एक यूनिट बनकर खेली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हारून रशीद साहब से बेहतर कमेंट्स मैं तो बहुत कम लोगों के सुने कि जितने जामे और मजबूत किस्म के कमेंट्स हारून रशीद साहब के होते हैं। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का इतना ज्यादा हिस्सा रहे कि वो अंदर की भी बात जानते हैं और बाहर की सूरत हाल को भी बहुत अच्छी तरीके से बयान कर सकते हैं, जो आपके सामने बयान किया। आप ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट किस अंदाज से सोचती है, हफीज शोएब मलिक के हवाले से, ओपनिंग स्लॉट के हवाले से, जो भी सोचते हैं वो देखें। लेकिन वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बीटीवी और हमारा प्रोग्राम क्रिकेट हंगामा आपको बहुत प्रेज करता है। आपने जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, इसी तरह जान मार के खेलें, लड़कर खेलें, मुकाबला करके खेलें। हार और जीत तो फिर कोई भी परवाह नहीं करेगा। हम यही कहेंगे कि शाहीन हमारे लड़े थे, और हम यही चाहते हैं कि आप लड़ते हुए दिखाई दें और अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेलें, जो आपने इस पूरे वर्ल्ड टूर्नामेंट वर्ल्ड T20 कप में खेली है। नसीम राजपूत या अपनी प्रोडक्शन टीम अदनान रफी और दीगर के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर संडे को आपसे फिर मुलाकात होगी बिफोर फाइनल। मिल रहे हैं, टिल दैट अल्लाह निगहबान।